Hello everyone, once again welcome back on Dangi Academy. So friends, we are going to live now. So आज के टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हैं मैटर, या जिसे हिंदी में कहा जाता है द्रव्य। कितने टाइप्स का होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, साथ ही इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं विद डेफिनेशन कि मैटर किसे कहते हैं या द्रव्य किसे कहते हैं। तो वो हर चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ वेट होता है, भार होता है और जो स्थान घेरती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है, इंग्लिश में से कहते हैं मैटर। यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन होती है। तो अगर डेफिनेशन दी है तो ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि इट इज़ नॉन एज, तब आपको करेक्ट करना है यहाँ पर मैटर या द्रव्य आपको टिक करना है। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन इसी टाइप से रहेंगे कुछ, और डेफिनेशन हमेशा यही सेम रहेगी कि कोई भी वो वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार उपस्थित हो और वो अगर स्थान घेरती है तो उसे क्या कहा जाता है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए, ये क्लासिफिकेशन का मैंने एक चार्ट फ्लो किया है। तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को क्लासीफाई किया गया है यहाँ पर 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहले देखिए मैटर है, उसके बाद एनर्जी और फिजिकल क्लासिफिकेशन। जो मैटर है उसे अगेन फिर यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, फिजिकल और केमिकल। तो एक एक को हम डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। पहले हम इसको पूरे चार्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे विद डिटेल, विथ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले आप यदि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो इसी के थ्रू आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचने वाले हैं। और यदि आपने इससे पहले का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए थे, तो उसे आप देख सकते हैं। उसमें यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम पूरा मैटर, उसका क्लासिफिकेशन, उसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती है मैटर्स के, या फिजिकल को, उसके साथ में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से प्योर सब्सटेंस होते हैं, कौन से मिक्सचर होते हैं, ये क्लासिफिकेशन देखेंगे। और उसके साथ साथ हम कुछ टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी पीईबी ने जो अपना एग्जाम का जो ट्रेंड है उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। पुराने जो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे थ्योरी बेस्ड, वो अब नहीं पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। फिजिकल हुआ, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होता है। तो सॉलिड क्या होती है? वो सारी चीज़ें जो क्या होती है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर जिनका होता है और जिनका हमेशा फिक्स्ड शेप रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा और मास रहेगा। यानी कि आकार, आयतन और भार ये निश्चित है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं या फिर ठोस कहते हैं। लिक्विड में क्या रहेगा, इनका शेप फिक्स नहीं होता बट इनका वॉल्यूम हमेशा ऑलवेज फिक्स रहता है, तो उसे कहते हैं हम लिक्विड या तरल। द्रव कहा जाता है, द्रव्य को मैटर कहते हैं और द्रव को लिक्विड कहा जाता है। गैस, जिनमें ना तो वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है, ना ही इनका कोई शेप फिक्स्ड होता है, ना आकार फिक्स्ड है, ना ही इनका आयतन फिक्स्ड होता है, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है गैस। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। इसे हम मिक्सचर के फॉर्म में भी कंसीडर करके चल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। इसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अगेन, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर यानी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण जिसे कहा जाता है। तो अगेन प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हिंदी में कहा जाता है एलिमेंट्स को तत्व और कंपाउंड को कहा जाता है यौगिक।
एलिमेंट्स अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा मेरा, और नहीं देखें तो मैं आपको आई बटन में उनकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट करी है जहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल से। तो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाए, डेफिनेशन देती है तो दिस इज नॉन एच, या इसे क्या कहते हैं, मेटल से या निम्नलिखित में से मेटल के समूह को अलग कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स या नॉन मेटलॉइड्स। तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देन सेम वैसे ही कंपाउंड्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे, इनमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, यानी अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक में से होता है कार्बनिक। तो मिक्सचर को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मीन्स सेम टेक्सचर जिसका हो या सेम कंपोनेंट जिसके हों उसे होमोजीनियस कहा जाता है। हीट्रोजीनियस का होता है डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपाउंड्स में मिक्स होते हैं, या डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिनका रेशियो फिक्स नहीं होता है, वो हीट्रोजीनियस होते हैं। जिनका रेशियो फिक्स्ड होता है उसे होमोजीनियस कहा जाता है। तो एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको दांगी एकेडमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन हमने देखा है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में। एक बार मैं आपको इसकी सारी डेफिनेशन एक बार अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर लिया गया है, सेम वैसे ही केमिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्या होता है, तो फिजिकल में वो चीज़ें ली जाती है सारी की सारी कि इट इज़ अ बेस्ड ओनली स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर। ये तीनों चीज़ें, टेम्परेचर, प्रेशर और उसके साथ साथ में उसकी फिजिकल स्टेट को कंसिडर किया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप कैसी चीज़ें कंसिडर करेंगे फिजिकल में, देखिए जैसे कि कोई भी चेंजेस होता है वो आपको शो हो रहा है। जैसे आइस क्यूब है, सॉलिड के फॉर्म में है, और इसी आप रिवर्सिबल प्रोसेस होती है मोस्ट ऑफ देम फिजिकल, इसे आप लिक्विड यानी वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देम अगेन इसे रिवर्स करके अगेन आइस क्यूब में से कन्वर्ट किया जा सकता है। सेम इसके आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी, जैसे गैस वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसे कूल करके अगेन लिक्विड के फॉर्म में, देन अगेन इसे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे एक पेपर बर्न हो गया और एश यानी राख में कन्वर्ट हो गया, तो आफ्टर जो राख है या एश है उसे हम अगेन पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये केमिकल चेंजेस होते हैं। चेंजेस भी यदि पूछे जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती, यानी जिसे हम अगेन उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सारे फिजिकल चेंजेस है। और जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है और अगेन उसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज़ें केमिकल चेंजेस के अंदर आती हैं। तो 3 स्टेट हमने देख ली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों ही एक दूसरे में अगर चेंज हो गई तो सारी की सारी फिजिकल्स हो जाएंगी। तो सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वो सब्सटेंस जिसे हम सॉलिड कहते हैं इफ पोसेस डेफाइनेट वॉल्यूम एंड डिफाइनेट शेप, जिसका फिक्स शेप हो और फिक्स आयतन हो। लिक्विड का मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका क्या होता है कि डिफाइनेट वॉल्यूम तो होता है बट कोई शेप नहीं होता। गैस में ना डिफाइनेट वॉल्यूम है और ना ही इसका कोई शेप होता है। अब हम देखने वाले हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस क्या होता है विथ एग्जांपल। एक बार इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। होमोजीनियस को ले लेते हैं कि जिसमें यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसी हो जाएगी, और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है पूरे सॉल्यूशन में। यदि हम देख रहे हैं कोई भी सॉल्यूशन, एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया है, कोई ये बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन फील है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें फील है, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, होमोजीनियस है या फिर हीट्रोजीनियस है। तो यदि उसकी कंपोजिशन सेम है और उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी यदि सेम होती है तो ऐसे सॉल्यूशंस कहा जाता है
होमोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, अगर उसमें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो शुगर को, जब कंप्लीटली हम डिजोल्व कर लेते हैं वाटर के अंदर, और जब आप कांच के गिलास में ऐसे बीकर में से उसको देखते हैं, तो क्या आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है? नहीं कर पाते। तो इसकी जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन है, पूरी प्रॉपर्टीज या पूरी कंपोजिशन एक जैसी हो जाती है, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है होमोजेनियस। सेम इसका अपोजिट, जैसे आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया, थोड़ी शुगर ऐड कर ली, और उसके बाद सैंड पार्टिकल्स ऐड करके वाटर में डिजोल्व करें, तो हो सकता है सॉल्ट और शुगर तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाए, बट जो सैंड के पार्टिकल है वो इजिली विजिबल होंगे, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन होल कंपोजिशन एक जैसी नहीं होगी। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है वो कैसा हो जाएगा? हीटरोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तो आपको मालूम है, नहीं मालूम तो एक बार वीडियो आप जरूर देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है, वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। सेम टाइप ऑफ द सब्सटेंस, या फिर उनका जो रेशियो होता है वो एकदम फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स हो, चाहे उनका जो क्वांटिटी है वो कितनी भी बार उसको कंपोजिशन किया जाए, कितनी भी बार प्रिपेयर किया जाए, वो ऑलवेज उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, वही सब्सटेंस कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमने ले लिया जैसे कि एलिमेंट ले लिया। अब एलिमेंट्स क्या होंगे? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे सेम टाइप के हैं। अभी अलग अलग हो गए, सोडियम कोई मेटल हो गई। नॉन मेटल्स में आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स पीरियोडिक टेबल में से ले सकते हैं, और मेटलॉइड्स में भी ले सकते हैं। ये सारे कैसे हैं? सेम टाइप ऑफ द सब्सटेंस होते हैं, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इन चीज़ों को कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। और उसमें दो पार्ट्स हैं, तत्व है और कंपाउंड है। तत्व में हमने धातु, अधातु और उपधातु ले ली है। अब लेते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड मतलब कि यौगिक। अब ये दो टाइप के होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसको हम इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो अभी कैसे हो गया? जैसे कि कोई भी कंपाउंड ले लिया, जिससे उसका रेशियो क्या होना चाहिए? ऑलवेज फिक्स होना चाहिए, हमेशा। तो एलिमेंट्स क्या कहा जाता है? एलिमेंट एक टाइप का एक प्योर सब्सटेंस होता है, दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के। अब ये कैसे हो सकते हैं? इट में भी एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तत्व भी अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। और अणु और परमाणु में प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बता चुकी हूँ। यानी कि परमाणु ऐसा पदार्थ, एटम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम और टाइनी पार्टिकल्स में और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, बट जो अणु होता है यानी कि मॉलिक्यूल्स, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं कि परमाणु को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो मैं बता चुकी हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? दैट कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ द एलिमेंट और एटम्स, एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट या तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और ये भी एक प्रकार के प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। अब दो प्रकार के हो गए हमारे पास में, कौन कौन से हो गए हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो ऐसे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, सारे हैलोजेंस, जो कहाँ से ऑप्टेन हो रहे हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? या तो एनिमल से या फिर प्लांट से। ऐसे सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक। और जो प्लांट से या एनिमल्स की से प्राप्त नहीं किए जाते हैं, या तो मिनरल से या रॉक से ऑप्टेन होते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट्स कहे जाते हैं इनऑर्गेनिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। एक बार पीरियोडिक टेबल ओपन करके देखिए, तो वहाँ से पूरा समझ में आएगा आपको कि मेटल्स कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कौन से हैं, ऑर्गेनिक कौन से हैं। मिक्सचर की तरफ मूव करते हैं। मिक्सचर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, बट उनका कोई प्रपोर्शन यानी कि रेशियो फिक्स नहीं होता है, वो सब कहलाते हैं आपके मिक्सचर। ठीक है। अब ये दो टाइप के हो गए, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस, हीट्रोजीनियस तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन हॉल प्रॉपर्टी सिमिलर, दैट मीन्स होमोजीनियस। और सेम टाइप की नहीं होगी तो हो जाएगा हीट्रोजीनियस। इसमें यदि कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो अभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैमरा ऑफ कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लर क्वालिटी इसकी शो हो रही है।
ओके, सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम। अ, ये एक बार अब हम इसमें देख लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ऐसा आंसर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सचर या मिक्सचर और कंपाउंड, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो ये अब कैसे करेंगे आप, ये जो है, ये देखिए, द कॉन्स्टेंट में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो, किसी भी अनुपात में। मैं हिंदी मीडियम वालों को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, तो आप यहाँ से देख लीजिए, किसी भी प्रपोर्शन में हो, किसी भी रेशियो में हो, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। लेकिन कंपाउंड का क्या डिफाइनेट रेशियो होता है। अब कैसे होता है हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे रेत का मिक्सचर है, उसमें और चीज़ें भी आप डाल दो, कोई फिक्स नहीं, यानी आप एक मग्गा रेत लीजिए, 1 किलो रेत लीजिए, हर जगह के अलग अलग उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने कंपाउंड H2O लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो ऑलवेज जब भी H2O का फॉर्मेशन करेंगे तो इसका रेशियो 1:8 ही होगा। चाहे आप 1 लीटर पानी बनाओ, 1000 लीटर बनाओ, इंडिया में वाटर का फॉर्मेशन करो, अमेरिका में करो, मतलब सैंपल कहीं का भी ले लो आप, तो हर बार H2O ही फॉर्मूला मिलेगा। ऐसा नहीं कि कभी H2O मिल गया, कभी HO मिल गया, कभी H2O2 मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसका जब प्रोपोर्शन निकालेंगे, प्रोपोर्शन कैसे निकाला गया है, जो ऑक्सीजन होता है, इसका ऑक्सीजन कितना लिया गया, हाइड्रोजन कितना लिया गया, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोपोर्शन निकाला जाता है। अब इसका कितना है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 16, और 1 इसका होता है 1, और 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 आएगा, डिवाइड कीजिए 1/8, यानी 1:2, 1:8 रेशियो आया। तो ऑलवेज इसका प्रोपोर्शन रेशियो यही रहेगा, चाहे कहीं का भी वाटर मॉलिक्यूल लो, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। मिक्सचर में क्या होती है कि वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है कि इसके अंदर क्या क्या मिला हो, जबकि कंपाउंड कभी भी शो नहीं करता है। जैसे आपने वाटर का सैंपल लिया, तो क्या आप इसमें डिफाइन कर पा रहे हो कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम है, नहीं डिफाइनेट कर सकते, नहीं डिवाइड कर सकते, इसीलिए कंपाउंड है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के, उसे हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा इसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे छानना हुआ, उबालना हुआ, ऐसी चीज़ों से हम इजीली इसे अलग कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड इसमें जरूर लगानी पड़ेगी इसको सेपरेट करने के लिए। मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस हो सकता है, बट कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस। अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस को हिंदी में क्या कहा जाता है, होमोजीनियस को कहा जाता है सामांगी, और हिट्रोजीनियस को कहा जाता है विषमांगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं अभी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये मैंने डेफिनेशंस लिख दी है, बता चुकी हूँ मैं आपको। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि अभी आपको कितना समझ में आया, ताकि ये क्लियर हो सके। तो देखिए, क्वेश्चन से क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ऑल्सो सेपरेट द प्योर सब्सटेंस टू एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड डिवाइड मिक्सचर इनटू होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस कैटेगरीज। मतलब निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को अलग कीजिए, साथ ही शुद्ध पदार्थों में से तत्व और यौगिक को अलग कीजिए, और इसमें से सामांगी और विषमांगी पदार्थों को भी अलग करना। अब क्वेश्चन देखिए, मैंने कितने सारे क्वेश्चन एक ही साथ इंक्लूड कर लिए। मैं ऐसा टॉपिक ले ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लाइव क्लासेस ले ली, आपका आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्वेश्चंस 10 ऑब्जेक्टिव ले लिए, उसी को बार बार ऑप्शंस कौन सा है, सही आंसर बताइए, और 1-1.5 घंटे की क्लास में आपसे 10 क्वेश्चंस कर पाते हैं। अब आप मेरा लेक्चर देखिए, इसमें मैंने आपको कितने सारे इधर ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इंक्लूड कर लिए हैं, जो मैं आपको ऑरली बताती जा रही हूँ। तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कॉपी में नोट करते जाइए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। अब इस एक क्वेश्चन में कितने भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, 10-15 आराम से ईजिली आपके निकल जाएंगे। अब कौन कौन से सब्सटेंस है वो उसमें से अलग करना है हमें। ये देखिए, मैंने यहाँ काफ़ी सारे नाम दे दिए, इसमें से अब आपको अलग करके बताना है कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, और कौन होमोजीनियस है, हीट्रोजीनियस है, ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले लिया है, जो इंग्लिश में नाम है वही हिंदी में होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखे, क्वेश्चंस को हिंदी में लिखकर आपको बता दिया। पहला है ग्रेफाइट, दूध, हवा, डायमंड, पेट्रोल, नल का पानी, टैप वाटर जिसे कहते हैं, डिस्टिल वाटर, ऑक्सीजन, 22 कैरेट गोल्ड, स्टील, आयरन, आयोडाइज टेबल सॉल्ट, लकड़ी का टुकड़ा, क्लाउड यानी बादल,
स्मोक यानी धुआं, मर्क्यूरी, ब्रास, सुक्रोज, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, सोडियम क्लोराइड और एरिटेटेड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनसे हम कहते हैं। अब इसमें से आपको बताना आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने, दो भागों में डिवाइड किए थे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर कि प्योर सब्सटेंस कौन से हैं। तो हम प्योर सब्सटेंस लिखेंगे। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ यहाँ मैं नोट करके बता देती हूँ आपको। ये प्योर सब्सटेंस, इसमें छांट लीजिए, फिर एलिमेंट और ये छांट लीजिए। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस आएंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, क्योंकि एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है। अभी बता चुकी हूँ मैं एक ही प्रकार के पदार्थ कैसे। उसके बाद होता है डायमंड। ये सारे डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन की अपरूप है। एक क्वेश्चन ये बना आपका कि निम्नलिखित में से कार्बन की अपरूप बताइए, एलोट्रोप ऑफ कार्बन बताइए। ऑप्शंस कुछ भी दे देंगे, ये दो ऑप्शंस माइंड में ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा एक और नया है बल्क मिस्टर फ्लोरीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन नहीं होता। तीन चीजें रख लीजिए। उसके बाद ऑप्शंस में कुछ भी रहे उसे रॉन्ग बताना है आपको। उसके बाद आता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर ये भी क्या है आपका प्योर सब्सटेंस है, डिस्टिल वाटर। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, फिर आता है आयरन, सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरी, सुक्रोज, ड्राई आइस और सोडियम क्लोराइड। ये सारे होते हैं प्योर सब्सटेंस। और बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं ये सब आ जाएंगी मिक्सचर में। जितनी भी चीज़ें बची सारी की सारी मिक्सचर में। अब इसमें से मैं बता देती हूँ कि होमोजीनियस कौन सा है और हीट्रोजीनियस कौन सा है। ठीक है, तो होमोजीनियस हम देखते हैं। यहाँ पर होमोजीनियस हो जाएगा आपका दूध। दूध दूध में आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा पार्टिकल किस का है। क्या समझ में आता है, आप पानी भी मिक्स कर देंगे तो क्या हम से फाइंड आउट कर पाएंगे कि वाटर का पार्टिकल्स कौन सा है, मिल्क का पार्टिकल्स कौन सा है, नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरी कंपोजिशन एक जैसी हो जाएगी। तो ये कैसा हो गया, होमोजीनियस हो गया। और उसके बाद जो ग्रेफाइड है ये तो एक प्रकार से एलिमेंट हो चुका है। यदि हम इसको मिक्सचर के फॉर्म में तो इसे कंसिडर करना नहीं है। उसके बाद अगेन एयर है। एयर भी क्या है, होमोजीनियस है। अब आपके आसपास हवा है, उसमें से आप फाइंड आउट कीजिए कि ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ये हाइड्रोजन का पार्टिकल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। हम इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए एयर भी क्या है, एक प्रकार का होमोजीनियस। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार से निकल के आ रहे हैं। मैंने इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगी तो पूरा वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा कि निम्नलिखित में से होमोजीनियस बताइए, हीट्रोजीनियस बताइए। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। मैंने एक साथ में 8 से 10 ऑप्शंस आपको दे दिए। उसके बाद अगेन ये आ गया आपका पेट्रोल। पेट्रोल क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डायमंड आ गया फोर्थ ऑप्शंस पे। यहाँ पे एयर मेरा छूट गया, आप चाहे तो इसको एक काम कीजिए, यहाँ पर एयर लिख लीजिए। एयर भी लिख लेते हैं। एयर क्या एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, ये मिक्सचर आएगा। उसके बाद डायमंड एक प्रकार का एलिमेंट हो गया। पेट्रोल, पेट्रोल क्या हो जाएगा, आइए जल्दी। पेट्रोल होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें आप कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि पेट्रोल में भी आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहती है, क्या आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, देखकर नहीं कर सकते। तो ये भी एक प्रकार का मिक्सचर हो जाएगा। उसके बाद आता है टैप वाटर। टैप वाटर भी होमोजीनियस मिक्सचर है, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर जो है वो कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे हुआ, ये मिक्सचर नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें भले ही इंक्लूड है, लेकिन ये आप इसे इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये हो जाएगा कंपाउंड। यानी कि इसका जो रेशियो है वो ऑलवेज फिक्स्ड है। जिन चीज़ों का रेशियो फिक्स्ड होता है वो हमेशा कंपाउंड होंगी, जिनका रेशियो फिक्स नहीं वो मिक्सचर है। लेकिन जिसको आप इजीली देखकर फाइंड आउट कर पाओगे कि चीज़ें अलग अलग है वो हीट्रोजीनियस, जिसको नहीं कर सकते वो होमोजीनियस हो जाएगा। अगेन अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है, क्योंकि क्या है इसमें O और O मिलकर बना है, तो दोनों सेम टाइप का। और ऑलवेज जो ऑक्सीजन है वो O2 ही रहेगा। यदि O3 हो गया तो ऑक्सीजन नहीं होगा, बोजोन हो जाएगा। और सिंगल भी आपका एलिमेंट रहेगा तो वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, O2 के फॉर्म में रहेगी ऑक्सीजन, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड है। नेक्स्ट आता है आपका 20 कैरेट गोल्ड। ये मिक्सचर है बट होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर स्टील। स्टील भी होमोजीनियस मिक्सचर है। आयरन, ये चीज़ें आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आयोडाइज टेबल सॉल्ट ये भी मिक्सचर है, लेकिन ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। वुड मिक्सचर हो जाएगा हीट्रोजीनियस। क्लाउड ये हो जाएगा
क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कंपाउंड है। उसके बाद में स्मॉग, हीट्रोजीनियस मिक्सचर, अगेन मर्करी एलिमेंट, ब्रास जो होता है मिक्सचर होता है। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि ब्रास किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है सुक्रोज, हमने लिया है तो सुक्रोज हो जाएगा, कंपाउंड है क्योंकि इसका रेशियो भी हमेशा फिक्स्ड है। सुक्रोज का जो फॉर्मूला है हमेशा वही फॉर्मूला रहेगा, चाहे आप इसको कितने भी अमाउंट में फॉर्मेशन कीजिए। उसके बाद आ जाता है ड्राई आइस, जो ये भी एक कंपाउंड है। सूखी बर्फ, इसका फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना आंसर इसका क्या होगा। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड हो जाएगा। और लास्ट जो बच्चा है हमारा एरिटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं कोको कोला, थम्सअप, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं वो सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं कर सकते, इसीलिए होता है कंपाउंड। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि होमोजीनियस क्या होता है, हिट्रोजीनियस क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। अब ले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, द्रव्य के गुण और उनका मापन कैसे किया जाता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आप किस टाइप से इनका मापन कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लिए कि विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिफायर और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि बिना प्रॉपर्टीज चेंजेस ही आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि कलर है, कलर हो गया किसी भी सब्सटेंस का, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाए। ऑर्डर, स्मेल, डेंसिटी, उसका घनत्व, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें बताती है। इसी के थ्रू आप मेजर कर सकते हो किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है उस मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू ओके। बिना केमिकल चेंज के आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हो रहे हैं उसमें, तो उसकी रिएक्शन को बता रही है। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है, इसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 4 से 5 वीडियो लूँ और आपका केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद हम 6 से 7 वीडियो में आपका बायोलॉजी पूरा खत्म कर देंगे, जिससे साइंस आपको ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे रिडक्शन हो रहा है, एसिड है या बेस है, ये सारी प्रॉपर्टीज बताती है केमिकल्स गुण को। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक टेबल का फॉर्मेशन किया आपके लिए, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जैसे कि लेंथ है, इसका सिंबल पूछा जाता है। लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए आप, यहाँ पर सिंबल्स पूछे गए, साथ ही उनके यूनिट ऑफ सिंबल और यूनिट्स भी पूछी गई है, तो ध्यान रखिए। जैसे लेंथ सिंबल एल होता है और मीटर में मेजरमेंट करते हैं तो मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं। मास यानी कि भार, उसका सिंबल होता है एम, और किलोग्राम में मेजरमेंट किया जाता है। ये सारी एसआई यूनिट से एसआई यूनिट पूछी जाती है। टाइम टी, सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है, कभी भी मिनट में एसआई यूनिट में नहीं लिखना है, ऑप्शंस में ऐसे ही दिया जाएगा। एसआई यूनिट क्या है, टाइम की या समय की, तो घंटा यानी घंटे, हार्स, मिनट्स या सेकंड, तो सेकंड को ही आपको टिक करना है। इलेक्ट्रिक करंट आई एम्पियर में नापा जाता है, ए इसका सिंबल है। टेम्परेचर टी, और कैल्विन, कैल्विन के फॉर्म में ध्यान रखना, सेल्सियस नहीं लगाना है, ऐसा यूनिट हमेशा कैल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की मात्रा, एन या मोल्स में नापी जाती है, एमओएल इसका सिंबल है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तीव्रता जिसे हम कहते हैं, आईवी और कैंडेला में इसका मेजरमेंट किया जाता है। उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट है जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की, रेडियन और स्टीरेडियन। लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए आप, एमपीटेट का भी देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है एंगल्स वाला, रेडियन का। तो क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं लास्ट ईयर के, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने नो लिए, अब नो के आप इजीली फाइंड आउट कीजिए, 10-12 तो ऑब्जेक्टिव्स आपके बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली टेबल आपके। In daily use, the unit temperature is used as degrees Celsius, while in SI unit Kelvin is the unit of temperature। ये ध्यान रखिए, जनरली हम रोजमर्रा की इसमें बोलते हैं कितने डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट जो करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो SI यूनिट होती है तापमान को नापने की, वो हमेशा क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम में यह है कि एसआई यूनिट क्या है तापमान को नापने की, तो सेल्सियस को टिक नहीं करना है आपको, टिक करना है केल्विन को। क्या टिक करना है आपको, केल्विन को टिक करना है। तो अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ।
जिसकी वजह से आप हो सकता है थंबनेल देखकर वीडियो पे आए हैं तो आपका वेट खत्म हो गया है। कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव से यदि इसमें से बनाने में बैठती मैं तो कम से कम 5 से 6 वीडियो हो जाते। बट सिर्फ मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर अप कर सकें। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है केल्विन, ये केल्विन लिया है। केल्विन को कन्वर्जन हम कैसे करेंगे सेल्सियस में, और सेल्सियस से कन्वर्जन हम कैसे करेंगे केल्विन में, साथ ही हम फ़ारेनहाइट टू केल्विन और केल्विन टू फ़ारेनहाइट एंड ऑल्सो सेल्सियस में कन्वर्जन करना सीखेंगे। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर दिखाया है इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। केल्विन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेल्सियस प्लस 273। यानी यदि आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है और कोई यूनिट दी हुई है सेल्सियस में, सेंटीग्रेड जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसमें प्लस करना पड़ेगा आपको 273। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही है कि डज अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इन कैल्विन स्केल, कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या है, उसमें आपने 273.15 को प्लस कर दिया तो आपका कैल्विन में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ 2 फार्मूले बताऊंगी और ईजिली कन्वर्जन हो जाएगा, तो आप कन्वर्ट करके जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी आ गया तो आप कुछ ही सेकेंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक टेबल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये पूछा जा सकता है कि डेसी यानी डेसी का डेसी बराबर क्या होता है, या इसका सिंबल क्या होता है, डीए, डीए को क्या कहा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा। डीए डेका होता है कि सेंटी होता है कि मिली होता है, और ये पूछा गया है नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 10⁻⁻⁹ ये ध्यान रखिए कितना होता है, 10 की घात के फॉर्म में बताना है आपको, नैनो में, माइक्रो में बताना है, मिली में बताना है, सेंटी में बताना है, योक्टो में बताना है। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं इनके, सिंबल तो नहीं पूछे जाएंगे बट ये ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। उसके बाद देखिए मैंने एक और ये फ़ोटो लिया है, यहाँ पर कुछ डिराइव्ड ऐसा यूनिट्स है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एरिया, एरिया मैथमेटिकल रिएक्शंस का लेंथ स्क्वायर को मेजरमेंट करने में दी जाती है, वॉल्यूम में लेंथ क्यूब, वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या रहेगा, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसमें क्या पूछी जाएगी, इनकी ऐसा यूनिट पूछी जाएगी, क्या पूछा जाएगा, ऐसा यूनिट। एरिया की कैसा यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब के फॉर्म में रहेगा। एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ध्यान रखिए कैसे आया है, लेंथ इंटू ब्रेथ जब हमने किया है एल इंटू बी, इसीलिए क्या है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में क्या हो जाता है, हाइट भी इंक्लूड हो जाती है, इसीलिए मीटर क्यूब आ गया। वेलोसिटी, एम एस इनवर्स, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ पढ़ कर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन भी बन गया तो कुछ सेकंड का ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीड करा और आपको टिक करना रहेगा। ओके, अब हम कन्वर्जन देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने निकाले हैं आपके लिए, पहले हम सिंपल लेते हैं और सिंपल टू डिफ़िकल्टी की ओर हम बढ़ेंगे उसके बाद में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए यहाँ पर कि 20 केल्विन, क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, 20 केल्विन को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, दोनों बता रही हूँ मैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस आ जाता है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। 20 केल्विन है, कन्वर्ट किस में करना है, इसके अंदर करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अगर इसमें बदलेंगे तो आंसर क्या होगा। अब सॉल्व कैसे करना है, मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया, सिर्फ एक फॉर्मूला आपका काम हो जाएगा। केल्विन में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो जो भी यूनिट दी हुई है उसमें आपको क्या प्लस करना है, आप कन्वर्जन किधर का भी फॉर्मूला एक ही याद रखिए, 273.15। आप कैसे ध्यान रखेंगे भाई, के जो है बड़ी यूनिट है और सी जो है छोटी है। अब सी को जब के की बराबरी करनी हो तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर तो हमें प्लस करना ही पड़ेंगे, तभी उसकी बराबरी होगी। ऐसे ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा और एग्जाम तक आपके माइंड में भी ये चीज़ें रह जाएगी। तो हमने क्या करा, के क्योंकि बाद में आता है, अल्फ़ाबेटिकल देख रहे हैं हम, के बाद में आता है तो सी को उसकी बराबरी करनी है तो कितना नंबर प्लस करना पड़ेगा, 273.15। अब यहाँ पर कितना दिया है, कन्वर्जन अब उल्टा करना है आपको कि केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, पर फॉर्मूला एक ही लर्न करेंगे। मैथ्स आपने सॉल्व किया है, इधर से उधर ले जाते हैं, माइनस और प्लस के चेंजेस आ जाते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए के की जगह आपका जाएगा 20 इज इक्वल्स टू सी, आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 273.15। सी यही रहेगा, ये उधर चला जाएगा, आंसर माइनस कीजिए आप,
या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कन्वर्जन आपको आता है इजीली आप कर पाएंगे। ये यहीं रहेगा, माइनस का रहेगा, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देन आप माइनस कीजिए, कितना आएगा 273। इसको आप सॉल्व करके देखिए और आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होगा, जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए, फिर बताती हूँ। मैं फॉर्मूला भी बताया है मैंने आपको कि जब भी केल्विन को कन्वर्ट करना हो कैसे ध्यान रखेंगे, सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा। अभी इससे पहले भी फॉर्मूला बता चुकी मैं आपको, प्लस करना पड़ेगा। तो केल्विन हमको दिया हुआ है 20 यहाँ रख दिया, ये यहीं रहेगा, ये आ गया माइनस का, ठीक है। और ये ऑलरेडी प्लस का ही है क्योंकि हम 273 को इधर लेकर आए। अब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, सेल्सियस इज इक्वल्स टू कितना आ गया -253.15। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, थोड़ा सा इसका उल्टा करके करेंगे कि अगर आपको सेल्सियस में दिया है, सेंटीग्रेड में दिया है, तो आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। फॉर्मूला क्या बताया, के इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, आप बार बार लिखो, अभी प्रैक्टिस करो तो लर्न हो जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल है, इज इक्वल्स टू 30 प्लस 273.15। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आंसर आ गया, कितना आंसर आएगा 473.15। ये दो चीज़ें हो गई, यानी सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस आप इजी कर पाएंगे। नई टर्म लेते हैं हम, फ़ारेनहाइट में यदि दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है आपको, के इक्वल्स टू सी प्लस 273.15। ट्रिक क्या बताइए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल के बाद में आता है और सी पहले आता है, तो अज्यूम कर लीजिए कि सी को के की बराबरी करनी है तो कुछ ना कुछ नंबर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वही हमने यहाँ पर किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम, दूसरा वाला। सपोज कीजिए कि आपको 15 डिग्री फ़ारेनहाइट कोई यूनिट है और इसे कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड या सेल्सियस में, तब आप क्या करें। नेक्स्ट फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बोला है मैंने, अब सिर्फ दो ही फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं। कैसे करेंगे, तो F इज इक्वल्स टू होता है 9/5। ये फॉर्मूला कॉपी में आप अपने नोट कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं हम एक बार, फिर से लिखते हैं। देखिए 15 डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू सेंटीग्रेड या सेल्सियस जिसे कहते हैं, तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, इससे पहले यदि कोई भी डाउट है तो। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, बहुत सिंपल हो गया। एफ एज इट इज चलता जाएगा, 9/5 रहेगा इनटू, इसको तो बदलना ही है, हमारे पास में ये यूनिट है ही नहीं, पर एफ तो था। एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 15, लिख लीजिए, प्लस 32। आप सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैथ्स आपने सॉल्व किया ही है, कैसे करना है। सबसे पहले हम 32 को 15 के इस साइड ले जाएंगे, 15 उस साइड ले जाइए, और ये जो नीचे का 5 है आप पहले या तो इसे सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 15 में 5 का कितना आएगा, पूरा प्लस माइनस आप इजीली सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कितना आएगा जल्दी से। पूरी मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया है कैसे करना है, फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यू पुट कर दिए, सिर्फ आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, अदरवाइज आपको बाद में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा बता चुकी हूँ कैसे करना है। एक और मैं कन्वर्ट करके बताती हूँ आपको कैसे करेंगे, जब तक आप इसको सॉल्व करके निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमने 25 डिग्री, अब सेंटीग्रेड है या सेल्सियस से कहते हैं रूम टेम्परेचर, इसे आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला क्या बताया, बार बार लिखिए और लर्न कीजिए। एफ इज इक्वल्स टू होता है 9/5 इंटू प्लस 32। ओके, तो अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है और पहले क्या था, सेल्सियस की निकालनी थी। दोनों फॉर्मूले बता रही हूँ मैं। मल्टीप्लाई कीजिए 25 का प्लस 32, सॉल्व कीजिए, 5 से 5 आ जाएगा, 5 9 जा कितना होता है 45, 5 9 45 प्लस 32 प्लस कीजिए, फ़ारेनहाइट में हो गया है कन्वर्ट, कितना आएगा फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 76
7। बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कैसे आपको कन्वर्ट करना। अब इसी का अपोजिट हो, फ़ारेनहाइट दिया और सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो आप इजीली कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको कि अब इसे कैसे करना है आपको। 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। 15 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। तो अभी मैंने आपको 25 का करके दिया है, ये होमवर्क है आपके लिए। आप इसे करके देखिए कि कैसे आपको इसको करना है। और एक दो और क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, 25 रूम टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, रूम टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसे ले रही हूँ कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ऐसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लिख लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटू 37 और प्लस 32। ओके, इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला बनाना है कि हमें डायरेक्ट सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है और फ़ारेनहाइट दिया है, तो फ़ारेनहाइट वाले फॉर्मूले से ही बन जाएगा। 5/9 ब्रैकेट में हो जाएगा F-32, ये फॉर्मूला बन जाएगा। पर आप F वाला फॉर्मूला फ़ारेनहाइट वाला याद रखिए और केल्विन वाला याद रखिए, तो आपके माइंड में हौच पौच नहीं होगी और आप इजीली सॉल्व से कर पाएंगे। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। जब आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे तभी आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर पाएंगे। यदि आपसे यहाँ पर दिया होता कि कोई भी एग्जाम्पल, अगर ये दिया होता है कि 10 फ़ारेनहाइट कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो अब इसे आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, उसके बाद आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे केल्विन में। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटी सी वैल्यू से, ताकि आपको ये समझ में आ सके। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 5 फ़ारेनहाइट है और इसे कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो फॉर्मूला क्या लिखा था, F इज इक्वल्स टू, क्या लिया था हमने, 9/5 इंटू सी की वैल्यू होना चाहिए आपके पास में प्लस 32। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इसी को कन्वर्ट किया हमने, C इज इक्वल्स टू 5/9 F-32। ओके, तो C की वैल्यू आपको निकालना है फ़ारेनहाइट में, लिख दीजिए 5/9 हो जाएगा और 5/32, इसे करिए सॉल्व। 32 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 5 इंटू 9 इंटू 27, 9 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 5 3 ज़ा 15, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 15। अब सी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ हमने देखा था प्लस करना है 273, तो 273 आप 15 में प्लस कर दीजिए 0.15, तो कितना आ जाएगा, प्लस कीजिए और आंसर आपका सामने है। सिंपल है। यानी फ़ारेनहाइट को यदि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको सेल्सियस सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे, किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, केल्विन में। बहुत सिंपल है, तीनों चारों चीज़ें मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझा दी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। थोड़ा सा क्योंकि पीईबी ने एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी यहाँ पर। On a particular the temperature recording in New York 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, what would be the equivalent temperature in डिग्री सेल्सियस। देखिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने कि मान लीजिए कि न्यूयॉर्क सिटी में 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, और यदि हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा। ये न्यूमेरिकल्स बन गए, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। और अब बहुत सारी जगह आपने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे, आपको डेफिनेशंस बता दी। तो अब बताइए डेफिनेशन क्या काम में है। डेफिनेशन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन ये रहा, पूरा एग्जाम के बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी समय में न्यूयॉर्क सिटी का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो सेल्सियस में उसकी वैल्यू क्या होगी, कितने डिग्री सेल्सियस की वो बराबर होगा। फॉर्मूला अभी क्या बताया मैंने आपको कैसे कन्वर्ट करना है। F इज इक्वल्स टू, एफ का फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हम भी हमने लिया ना, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। इसमें वैल्यू रख दीजिए या इसको अपोजिट कर दीजिए, 5/9 और ब्रैकेट में F-32 वैल्यू रखिए। बहुत सिंपल आंसर है, जल्दी से फाइंड आउट करके देखिए कितना आंसर आता है इसका। फटाफट से कीजिए, जल्दी से फाइंड आउट, अदरवाइज ये आपको होमवर्क के फॉर्म में मिलने वाला है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए कवर अप करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने सोचा था कि एटॉमिसिटी ले लूँ, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, कैथोड किरणें, बोर्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, मॉलिक्युलरिटी, और साथ ही हम कवर अप करेंगे संयोजकता या वैलेंसी जिसे कहा जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट विथ न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूँ। तो टाइम डिसाइड कर लीजिए लाइव सेशन का कि बेस्ट टाइम क्या होगा आपके लिए, अदरवाइज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ये आंसर बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सिंपल भी है। अब आपको कन्वर्जन करना यदि आ गया तो आप इजीली निकाल पाएंगे। चलो मैं आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ फटाफट से, और वीडियो को एंड भी कर लेते हैं। अब हम कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूला आप लिख लीजिए। हमने लिख लिया यहाँ पे C इज इक्वल्स टू, या फ़ारेनहाइट वाला लिख लीजिए 5/9 F-32 लिया। कंसिडर कर लिया कि जो दोनों हैं दोनों की दोनों को हम पढ़ रहे हैं, एक्स वैल्यूज दोनों की कंसिडर कर ली। सेल्सियस को भी एक्स मान लिया, फ़ारेनहाइट को भी एक्स मान लिया, तब क्या होगा 5/9, और इसको भी एक्स मान लिया है क्योंकि दोनों को हमने एक्स मान के कन्वर्ट करा। मैथ्स में करते हैं ना, सेम वैसा ही है। अब ये इधर जाएगा 9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कीजिए 5x और 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160। एक्स साइड कर लीजिए, 9x माइनस 5x करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160, और 4 को यहाँ पर डिवाइड करने के लिए भेजिए तो 4 4 जा 60, यानी x इज इक्वल्स टू -40, 4 4 जा 60, यानी -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे चाहे आप सेल्सियस पढ़ो उसे या फ़ारेनहाइट पढ़ो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर क्वेश्चन ये आया तो आप कितने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बात बताइए। कितना सिंपल है, कैसे निकाला, यदि आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप फटाफट से निकाल पाए। यानी एक ऐसा टेम्परेचर -40 डिग्री वो वैल्यू है, तब आप इसे सेल्सियस पढ़ेंगे तब भी सेम आएगा, और फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे तब भी सेम आएगा। अभी यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आई होप कि ये जो सेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपकी हेल्प करेगा आने वाली सारी एग्जाम्स में।